तो दोस्तों देखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, हालांकि परीक्षा आज से 20 साल पहले हुई थी। 2005 में ये पेपर आया था जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन पूरी संभावना बन रही है कि इस बार भी जो आपकी परीक्षा होगी तो इस पुराने क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहले तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्या क्या पूछा गया था। लेकिन जो वर्तमान में विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, तो विज्ञापन भी आपने देख रखा होगा। नहीं देखा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान समय में परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से यूपीपीएससी के थ्रू विज्ञापन जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या 221 है और अगर आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष है अनारक्षित श्रेणी में, या फिर 21 से 45 साल के बीच में हैं अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और साथ ही साथ अगर आप पीजी हैं और पीजी भी इन 8 विषयों में, ध्यान दीजिएगा ये जो 8 विषय हैं अगर इनमें आप पीजी हैं देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। तो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से अगर आप स्नातक हैं, परास्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक, इन 8 विषयों में से किसी भी एक विषय से अगर आपने अपना परास्नातक, पीजी, एमए कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, हालांकि यह एक क्योंकि सीधी भर्ती है और सीधी भर्ती का मतलब अब तक यही होता था कि आयोग इसमें डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के थ्रू पदों को भरता था। लेकिन क्योंकि अब ये भी कहा गया है कि कोई भी पद अब डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, तो मतलब इसका ये है कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवाया जाएगा और जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपकी प्री की परीक्षा होगी, उसमें जो अंक आप हासिल करेंगे उसका 75% ये फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। और पूरी संभावना है कि इस परीक्षा में मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू 25% और जो आपकी प्री की परीक्षा होगी लिखित उसका 75%। इस प्रकार से आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो एक परीक्षा तो तय है कि एक परीक्षा इसमें होगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सिलेबस अभी तक जारी किया नहीं गया तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं एस्पिरेंट की सिलेबस क्या होगा। देखो दोस्तों, इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर में 3 भाग थे। जो आपका भाग 1 है, भाग 1 इसमें कुल 50 प्रश्न रखे गए थे और भाग 1 में यूपी जीके से संबंधित जो प्रश्न हैं ये पूछे गए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए थे, प्रश्नों की संख्या 50 ही रखी गई थी और इसमें जीएस, बिल्कुल दोस्तों जो आप जीएस पढ़ रहे हैं, एलटी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जीडीसी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, उसी लेवल के जीएस यहाँ पर 50 प्रश्न रखे गए हैं। और जो आपका भाग 3 होगा, भाग 3 में क्योंकि यह स्वास्थ्य सामान्य अध्ययन और स्वास्थ्य विज्ञान का पेपर है तो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिला जुला के 150 प्रश्नों का यह क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपका पूर्णांक भी 150 रखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल 1/3 रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2005 की परीक्षा का है। ठीक है, आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे इनका हल क्या रहा और क्या क्या पूछा गया था। हालांकि मैंने यहाँ पर देखा है कुछ प्रश्नों को मैंने अपडेट भी किया है, लेकिन दोस्तों बात ये है कि जो प्रश्नों का स्तर है वो वर्तमान में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रश्न हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं। कुछ प्रश्न होते हैं ना एवरग्रीन, तो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बड़ी मुश्किल से ये पेपर मुझे मिला है और पता नहीं कहाँ कहाँ खोजने के बाद मिला। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को रखूँगा आपके सामने ताकि आप समझ पाएँ। जो लोग होते हैं ना बाइलिंगुअल, तो वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो यूपी जीके से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं और बिल्कुल चलेंगे टू द पॉइंट ही।
बकरी की निम्नलिखित नस्लों में कौन बांध कर खिलाने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, आपने देखा था एलटी में भी खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब था विकल्प बी। अब इसकी कोई फाइनल आंसर की नहीं आई थी, तो मतलब यहाँ पर जो आंसर मैं बता रहा हूँ, जो सही आंसर है वही मैं दूंगा आपको। हो सकता है किसी प्रश्न के उत्तर पर मेरे में और आप में कोई कंट्राडिक्शन हो जाए, तो पहला कमेंट जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर आप बताएंगे कि इसका उत्तर ये होगा तो मैं पहले कमेंट में लिख दूंगा। चलिए, फलों में प्रमुख शर्करा क्या होती है? आप जानते हैं इसका फ्रक्टोज, ये सही जवाब होगा, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगेश्वर, बांदा, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। इसमें दोस्तों जो श्रृंगवेरपुर है, ठीक है, श्रृंगवेरपुर, ये बांदा में नहीं है, वर्तमान में ये आपके प्रयागराज में है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पेपर है 2005 का है और तब 2011 की जनगणना नहीं हुई थी, तो आगे कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें 2005 के हिसाब से ही प्रश्न रखे गए हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो मतलब यूपी का जो मैप है उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसका उत्तर भी आपको पता चल जाएगा। सही जवाब इसका था सहारनपुर, ठीक है, विकल्प ए इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? दोस्तों आप जानते हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है इसमें यूपी के भी और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल हुए हैं। तो इसमें यूपी के 7 जनपद हैं, वर्तमान में भी यही इसका उत्तर है, तो विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। इसमें चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर आते हैं। एग्जैक्टली कुल मिला के बुंदेलखंड में 13 जिले हैं, बाकी जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। शीघ्र पकने वाली आम की किस्म पूछा था यहाँ पर, तो दोस्तों इसका आंसर था बॉम्बे ग्रीन, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य और स्मारक, यानी कि आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है करेक्टली मैच्ड है। देवबंद स्थान यहाँ पर दारुल उलूम है, ये आपका करेक्ट है। मगहर में कबीरदास जी की डेथ हुई थी, ये भी सही है। बिठूर वाल्मीकि का आश्रम है, सारनाथ सिंह स्तंभ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो सही जवाब इसका बनेगा विकल्प डी, ठीक है ना, विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। और ये कब हुआ था? तो आपको पता है ये संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, 1976 में संविधान संशोधन किया गया था 42वां वाला। निम्नलिखित में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर है? तो इसमें जो आंसर है आपका ये होगा वाराणसी, यानी कि विकल्प जो सी है ये आपका करेक्ट है। थोड़ा सा पेन मैं मोटा कर लेता हूँ क्योंकि पेन बहुत पतला हो गया तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या पूछ रहे हैं कि आद्यकल्प, दैट इज यूपी, विच रीजन ऑफ यूपी इज कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द आर्कियन एज? तो यहाँ पर देखिए विंध्याचल से ज़्यादा पुराना है बुंदेलखंड, तो इसका जो विकल्प बी है आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है ना, 10 का डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती कौन सी मृदा? ककड़ीली और पथरीली, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, सी आपका सही आंसर है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब ये कहाँ पर बैठते हैं? तो सही जवाब इसका ये बैठते हैं दोस्तों कानपुर में, इसका विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई अड्डा और नगर, तो बमरौली ये आपको पता ही है, बमरौली मिलेगा आपको वर्तमान इलाहाबाद में, चकेरी कानपुर में, हिंडान जो है ये मिलेगा गाजियाबाद में, फुर्सतगंज रायबरेली, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच था। देखो जो प्रश्न बहुत ही मतलब नहीं रखेंगे उनको मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है 21 वर्ष, विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है किस प्रकार से? तो इसका आंसर है दोस्तों किस प्रकार से होगा? तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा या नगर निगमों के, क्या पूछ रहे हैं, महापौर, द मेयर इन द सिटीज ऑफ यूपी इज इलेक्टेड, तो 15 का दोस्तों होगा सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है।
अगला है निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है। तो देखो ये जो ध्यान रखना, ये पेपर जो है ना 2005 का है, तो उस हिसाब से मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 16 का जो जवाब है दोस्तों, ये इसका उत्तर विकल्प ए था, रायबरेली। रायबरेली में नगर निगम नहीं था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन होते हैं, तो सही जवाब है प्रत्येक 5 वर्ष में, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आपको पता ही है कि यूपी में जो लोकायुक्त होते हैं दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति विकल्प ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान देना दोस्तों कि 2012 से लेकर 2024 तक यूपी लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता था तो वो 8 वर्ष था, लेकिन 2024 में इसे घटाकर 70 साल, या तो 70 साल या फिर 5 वर्ष, तो इनमें से जो पहले पूरा हो जाए तक ही रहेगा कार्यकाल में। इस प्रकार से परिवर्तन 2024 में किए गए हैं। अगला है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा क्या, बी, जेवर एयरपोर्ट। ये बन रहा है कहाँ पर, तो ये बी, विकल्प बी सही होगा, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ठीक है ना। इसे अब जेवर एयरपोर्ट के नाम से आप जानते हैं, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो आपके हैं वो यूपी स्पेशल हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो 20 का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ कौन सी हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास प्राधिकरण और नगर निगम। तो नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन इकाइयाँ होती हैं उसमें विकास प्राधिकरण नहीं आता है। ये 1, 2 और 4 वाला जो विकल्प है सही होगा, जो कि दिया गया है विकल्प डी में, ठीक है। ये डी विकल्प आपका करेक्ट है। देखो अब यहाँ पर जो प्रश्न है 2001 की जनगणना के हिसाब से है, क्योंकि तब 2011 की जनगणना नहीं हुई थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। देखो दोस्तों यहाँ पर तो गाजियाबाद का नाम दिया नहीं गया है, तो ध्यान देना कि 2001 की बात करें या फिर 2011 की बात करें, 2011 की बात करें, दोनों में ही पहले स्थान पर आपका गाजियाबाद ही है और दूसरे स्थान पर यही आएगा आपका वाराणसी, ठीक है। तो दोनों के लिए ये सही है विकल्प, चाहे 2001 का हो चाहे 2011 का हो। तो यहाँ पर क्योंकि गाजियाबाद का नाम है नहीं, तो आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट होगा, वाराणसी। नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प बी, यानी कि 20,000, ठीक है। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, वह संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है बिल्कुल उसे कोई हटा नहीं सकता, ठीक है ना। विधायिका द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे हटा सकते हैं। तो विकल्प डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों की प्रमुख समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर के बताइए क्या होगा। कोई इसका आंसर होगा जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, असंतोषजनक वित्तीय स्थिति, अकुशल कार्मिक वर्ग, यानी कि उपरोक्त सभी, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पात गोभी की फसल को पीड़कों से बचाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप क्रॉप्स इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द कैबेज क्रॉप अगेंस्ट पेस्ट। यानी कि जो कीड़े लगते हैं पात गोभी में, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, सरसों लगा दीजिए तो वो कीड़े नहीं लगते हैं। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो देखो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा विकल्प डी होगा, 2%, ठीक है ना, 2%, ये आपका सही आंसर है। 26 का डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। आपको बिल्कुल इसका आंसर पता है, ये आपका बनारस है, ऑप्शन डी वाराणसी। कौन उत्तरजात खनिज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मिनरल। तो देखो फ्रेंड जो सेकेंडरी मिनरल होगा वो केलियोनाइट होगा, केओलिनाइट। तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। बूंद बूंद सिंचाई उपयुक्त होती है किसमें, तो वृक्षी फलों के लिए, उच्च कीमत वाली सब्जियों के लिए, चाय बागान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कौन सी नहर है जो कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है।
तो दोस्तों ये आपकी शारदा नहर है, विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। शारदा नहर जो है ये शारदा नदी से निकलती है जो कि पीलीभीत में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है। अब देखो ये प्रश्न वर्तमान समय में तो आएगा नहीं, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें जो, क्योंकि आंसर की भी आई नहीं थी, तो इसका उत्तर थोड़ा सा हो सकता है कि जो मैं बताऊं उससे आप संतुष्ट ना हो। फिलहाल दोस्तों इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ये 5 ग्राम, ठीक है। हो सकता है यही आंसर हो, या कोई अन्य आंसर आपको मिलता है तो बताइएगा आप लोग। अगला है कि यहाँ पर देखिए नगर और नदियाँ दी गई हैं। चित्रकूट ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये बिल्कुल सही है। जौनपुर गोमती नगर ये भी सही है। मथुरा ये हो जाएगा ना यमुना नदी, और अयोध्या सरयू नदी। बस आपको इस प्रकार से मैच करना था, तो बहुत खास क्वेश्चन तो था नहीं। अगला क्वेश्चन है स्थान और उद्योग। तो फिरोजाबाद दोस्तों ये कांच की चूड़ियाँ, ये सही है। कानपुर में चर्म, ये भी सही है। नजीबाबाद में प्लाईवुड, और सहारनपुर में कागज़ की लुगदी, तो बिल्कुल सही है आपका ये सी वाला विकल्प आपका इसमें करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है नरोरा आणविक बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको बुलंदशहर जिले में, यूपी में, विकल्प सी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री और प्लेस, ठीक है। तो सीमेंट, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, तो आपको पता ही है सीमेंट जो है ये चुर्क में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही मैच है। कागज़ सहारनपुर में बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर जाना जाता है, और फर्नीचर के लिए बरेली, तो ये आपका करेक्टली मैच्ड है। यानी कि 35 का जो आंसर है ये विकल्प बी ये सही है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर जो टिक किए गए हैं वो मैं देख रहा हूँ सही है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है। तो यूपी में दोस्तों राई और सरसों ये प्रमुख फसल मानी जाती है, विकल्प सी आपका करेक्ट है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है इलाहाबाद में, अब इसे प्रयागराज कहते हैं, तो 37 का ए आंसर आपका करेक्ट है। अगला है संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था कब। तो देखो दोस्तों संयुक्त प्रांत की मतलब यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो इसको रीनेम किया गया था उत्तर प्रदेश, तो 26 जनवरी 1950, तो विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। और इसके बाद है जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सही आंसर बनेगा आपका 39 का लखीमपुर खीरी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट रहेगा, 39 का, ठीक है ना, 39 का ए लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये गोरखपुर में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन था कि वर्तमान जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। ये बिल्कुल आप जानते हैं लड़कों के लिए 21 साल है, लड़कियों के लिए 18 साल है, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 42 का जो आंसर दोस्तों ये विकल्प सी होगा बागपत में, ऑप्शन सी करेक्ट है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है, करेक्ट है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है या नोएडा, ये भी करेक्ट है। कानपुर देहात का दोस्तों जो मुख्यालय है ये कानपुर नहीं है, बल्कि इसे अकबरपुर माटी कहते हैं, तो ये आपका गलत है, और गलत है तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा विकल्प सी। बाकी संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ये भी आपका करेक्ट है। तो सुमेलित कौन सा नहीं था, कानपुर देहात वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका कौन सा बनता है, राजस्थान हो जाएगा, तो चौथा स्थान बनेगा यहाँ पर। सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो सुराहा ताल दोस्तों अब जयप्रकाश नारायण ताल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है बलिया में स्थित है, ये विकल्प डी करेक्ट है। यूपी से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये NH2 है, और NH2 को अब रीनेम कर दिया गया है, अब इसे NH19 नाम दिया गया है, NH19, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि प्रतिशत में देखी गई है कब। तो 47 का आंसर दोस्तों क्या रहेगा, विकल्प डी रहेगा, 1991 से 2001 में। और ये कितनी देखी गई दोस्तों, ये जो वृद्धि हुई थी ये लगभग 25.85% के आसपास हुई थी, तो विकल्प डी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सांद्रता निम्नलिखित में किस जनपद में है। तो क्या पूछ रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सांद्रता किस जनपद में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है
वो सोनभद्र होना चाहिए था, ठीक है ना। विकल्प डी इसका मैं मानूंगा सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो 2005 में पेपर हुआ था, आपको पता ही है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका समय 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2007 तक था। तो उसमें जो लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना थी उसी के बारे में क्वेश्चन था, जिसमें जो कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया था। तो इसमें मेन जो होगा ऑप्शन डी रहेगा, कृषि पर, ठीक है। तो हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है, ये आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। एक बात ध्यान रखना कि पंचवर्षीय योजना भले ही बंद हो गई है, लेकिन अभी भी इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना पर एक कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके जरूर देख लेना, ठीक है। हालांकि जितना भी आपका सिलेबस है जीएस का, उस पर मोस्ट ऑफ द जितने टॉपिक हैं आपके जो बहुत ज़रूरी हैं, सारे लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको वॉच जरूर कर लेना, ठीक है। आपका सिलेबस इसी प्रकार से बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा विकल्प बी, ग्रेटर नोएडा में, बृहत नोएडा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब क्योंकि यूपी जीके आपका कंप्लीट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं जीएस में, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो देखिए 51वां क्वेश्चन था कि ग्रामीण जनता के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में नवीनतम कार्यक्रम कौन सा है। तो फिलहाल 2005 में आपको पता ही है मनरेगा आया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये आपका विकल्प डी ये करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सीमा क्षेत्र एक ही होता है, ये करेक्ट है। अगला था कि ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का सीमा क्षेत्र एक ही होता है, ये आपका सही नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ग्राम पंचायत के प्रधान को दिए गए क्षेत्र के निर्वाचकों में से चुना जाता है, ये भी सही है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर था विकल्प बी, ठीक है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में किसमें भारत सरकार का अंशदान 100% नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर है वो है स्वजल धारा योजना, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से जो लागत थी वो 90% थी, बाकी 10% में जो मतलब लाभान्वित होने वाले राज्य थे या फिर संस्थाएं थी उनको देना पड़ता था। तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन केंद्र तथा राज्य के बीच बांटा नहीं जाता है। तो आयकर, उत्पाद कर, निगम कर और बिक्री कर में से कौन सा बांटा नहीं जाता है। तो 54 का आंसर था निगम कर, यानी कि विकल्प सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका मतलब होगा ग्रामीणों को अपनी आय गरीबी रेखा के ऊपर ले जाने में सहायता देना। तो विकल्प ए इसमें करेक्ट है। फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, सामान्य बीमा निगम द्वारा। तो ये आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी के द्वारा दी जाती है। तो विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण बैंक है, ये आपका करेक्ट है। और आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, ये सही है। एक्सिम बैंक ये आयात निर्यात वित्तीयन है। और एफसीआई खाद्यान्न भंडारण। तो इस प्रकार से आपको मैच करना था और इसका आंसर बनता जी हाँ, विकल्प पहला ही आपका करेक्ट है इसमें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित योजनाओं में कौन केंद्र पूर्व निर्धारित है, ठीक है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना कौन सी है। तो 58 का दोस्तों था इसमें सर्व शिक्षा अभियान। ये योजना 2001 में आई थी, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित में से किसके कारण में भागीदार नहीं है। तो स्वैच्छिक संगठन दैट इज एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ। तो 59 का जो आंसर दोस्तों ये विकल्प सी होगा, स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना में, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है, हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी कौन सी है। तो ये आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती है, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। पंचायत वित्त आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है कब। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों द्वारा नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच में राज्य की कर
आय के बंटवारे की संस्तुति करने के लिए, एंड सो ऑन, जो भी ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो क्या रहेगा, विकल्प डी। 1, 2 और 3 इसमें आपके सही हैं। मतलब जो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प है ये आपका सही है। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 2001 के बारे में बात हो रही है। 2001 में जो साक्षरता का दर था वो 64.80% था। विकल्प सी करेक्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपडेट कर लें 2011 के हिसाब से, तो जो साक्षरता दर है वो कितनी हो गई है, 74.04%। ये थोड़ा याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन संबंधित है किससे, तो बिल्कुल आप जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 63 का बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन संस्था एवं समिति का उदाहरण है। संस्था और समिति दोनों का उदाहरण है परिवार, आपका फैमिली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलक्षणों में कौन मानव समाज को पशु समाज से पृथक करता है। तो इसका आंसर बनेगा संस्कृति, कल्चर। ठीक है भाई, पशु समाज में कौन सा कल्चर होता है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कब से हुई थी। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो रहेगा विकल्प ए, द यूनाइटेड किंगडम। और भारत में क्या हुआ था, 1980 के दशक में पी.एन. भगवती थे जिनके समय में यह प्रक्रिया जो है स्टार्ट हुई थी। हालांकि यूके में यह प्रक्रिया 1960 में ही आ गई थी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है। तो विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध सबसे करेगा, लेकिन इतर वैवाहिक मामले से संबंधित ये नहीं होता है। इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट है। और ध्यान देना कि जो आपका अनुच्छेद 217 है उसी के मुताबिक ये नियुक्ति होती है। अगला है आपका कि पापेती जो त्यौहार है ये किसका त्यौहार है। तो सही जवाब है पारसियों का त्यौहार है ये। अगला है हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था में काम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मतलब इन द हिंदू कल्चरल सिस्टम द मेजर गोल ऑफ काम। तो दोस्तों इसका मतलब होता है गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य निर्वहन, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। यक्षगान एक लोक नाट्य नृत्य है, यानी कि यक्षगान इज ए फोक डांस ड्रामा ऑफ किस स्टेट का है ये। तो सही जवाब है कर्नाटक का। विकल्प बी आपका करेक्ट था। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन ये रोजा में हुआ था। ठीक है ना। और ध्यान देना रोजा जो है ये शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था। तो जो नई नई योजनाएं चल रही हैं बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आज भी बन रहे हैं। तो 73 का आंसर था विकल्प ए 2001 में। ठीक है ना। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में, और ये हाल ही में प्रश्न आया था पीसीएस 2025 में। ध्यान रखना इस पर। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है इस प्रणाली में निहित उपादान पर भार कम करना, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिजोलिया है ये मिलेगा आपको राजस्थान में, और ये शिलालेख जो है ये 1170 का है। ठीक है। तो सांभर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया गया था किसके द्वारा। तो सही जवाब है वासुदेव के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। हरियाणा में राखी गढ़ी, ये आप जानते ही हैं, यह स्थान जो है हड़प्पन काल से संबंधित है। विकल्प डी आपका करेक्ट है। कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विज्ञानेश्वर का नाम आएगा और जीमूत वाहन। तो 1 और 4 वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। कौन कृषि तथा पशुपालन के प्रारंभ से संबंधित है। कृषि और पशुपालन दोस्तों ये शुरू हुआ था कब, नवपाषाण काल में। तो विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। अगला है कि मानव कंकाल के साथ आभूषण मिले हैं निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों में से किसमें मानव कंकाल के साथ आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों ये है आपका सही जवाब महदहा। महदहा आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यूपी के प्रतापगढ़ में आपको मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ जिस पर समुद्रगुप्त की विजय गाथा दर्शाई गई है, तो ये अवस्थित है कहाँ पर, तो प्रयागराज में स्थित है।
इसको अकबर जो है लाकर लगवाया था। तो इसका पहला विकल्प आपका करेक्ट है। लिब्राहन आयोग संबंधित है किससे? तो दोस्तों लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। 6 दिसंबर 1912 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उसके बाद दिसंबर के महीने में 12-13 दिसंबर को लिब्राहन आयोग जो था ये गठित हुआ था और कहा गया था कि 2-3 महीने में ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन 17 साल लग गए थे। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था किस स्थल पर? महात्मा बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा विकल्प डी, ठीक है ना, विकल्प डी, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में। ये विकल्प सी सही होगा आपका, कुशीनगर में, ठीक है। ये जो डी है यहाँ पर तो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 82 का जो आंसर है वो रहेगा कुशीनगर सी। भारत में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो आपको पता है दोस्तों कि 1854 में वुड डिस्पैच आया था और इसी में कहा गया था कि भारत में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, विकल्प ए करेक्ट होगा आपका, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी। तो विकल्प ए करेक्ट है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय पूछ रहे हैं कहाँ पर स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा दोस्तों ये मिलेगा आपको अहमदाबाद में, विकल्प बी करेक्ट है। भारत में दूरस्थ शिक्षा विषय है किसका? तो दोस्तों बात यह है कि यह आवश्यकता है, ठीक है, तो विकल्प बी करेक्ट होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया संस्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए इसमें जो नाम आएगा मुख्य रूप से जाकिर हुसैन का नाम आता है। आपको पता है कि 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। इसमें 4 लोगों का नाम आता है, हकीम अजमल, इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है ना। तो इसमें जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि कौन केंद्र राज्य संबंधों के विषय में था? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि जहाँ पर सरकारी आयोग की बात आए तो समझ जाना यह सरकार के बारे में है, केंद्र राज्य, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय गान का आदर करना ये तो कर्तव्य है ही है हमारा, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार भी है, यानी कि विकल्प सी नहीं होगा। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों तथा स्थानों की रक्षा करना ये काम सरकार का है, ठीक है ना। अगला है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या तो करता नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसका विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित है किसमें? तो दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें होती है? राज्यपाल में होती है। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट होगा, 90 का ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति का संबंध किससे है? राज्यों के मामलों में नीति निर्माण से, सत्ता के अर्जन से, सरकार के गठन से। तो 91 का दोस्तों बनेगा आपका क्या विकल्प रहेगा इसमें? जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा बना था दोस्तों? जैसा आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश 1953 में इसके बारे में गठन हुआ था, लेकिन अस्तित्व में आ गया था 56 में। तो चलो सबसे पहले तो यही आ जाएगा। पंजाब 1966 में, 1966 में। महाराष्ट्र का गठन कब होता है? तो 1960 में। और नागालैंड ये 1963 में, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2, 1 3 4 2, और यहाँ पर दिया गया है 1 3 4 2, विकल्प ए वाला ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? कहाँ से? संघीय क्षेत्रों से। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 13, ठीक है ना, 13 इसका सही जवाब है। अभी फिलहाल जो लोकसभा के 545 की जगह 543 सदस्य बचे हुए हैं, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या तब भी 22 थी, अब भी 22 है, तो इसका जवाब विकल्प सी ही है। तब भी सही था, अब भी सही है। निम्नलिखित राज्यों में किसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, उस समय मणिपुर में अपना हाई कोर्ट नहीं था, लेकिन अब है। तो फिलहाल तो इसका आंसर तब था, लेकिन अब मत इसे चुनना, क्योंकि अब मणिपुर का भी अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन अवशेष, तो ये आपको पता ही है, ये मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन जैन धर्म को बौद्ध धर्म से पृथक करता है? तो अष्टांगिक मार्ग का आचरण, ये तो मिलेगा दोनों में। वेदों के भ्रामाती तत्व का विरोध दोनों करते हैं।
पुनर्जन्म में विश्वास दोनों कर मतलब कि नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो अंतर है वो है आत्मा का सभी जीवों एवं वस्तुओं पर आरोपण। तो यही चीज़ जो है अलग करती है बौद्ध और जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन ऋग्वेद में वर्णित है? तो दोस्तों सबसे अधिक बार ऋग्वेद में आती है सिंधु नदी। तो विकल्प सी इसका आंसर होना चाहिए था। हालांकि सभी नदियों का वर्णन है, गंगा का भी एक बार है, यमुना का भी शायद 3 बार है, और सरस्वती का मतलब कि सिंधु के बाद सबसे अधिक वर्णन सरस्वती का ही आता है। तो नदियों का वर्णन तो सब में है, सबसे अधिक सिंधु का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो देखो पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है, वो बताना है आपको। तो कथकली केरल का है, ये आपका सही सुमेलित हो गया। बाकी आपको पता ही है कि कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, न कि मध्य प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। और कथक जो है ये यूपी का है। तो इसमें सही जो था वो विकल्प बी था। अगला क्वेश्चन है, कौन टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो आपको पता ही है टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। तो ये आपके 100 प्रश्न हो गए। अब जो प्रश्न यहाँ पर होंगे वो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित हैं, यानी कि 101 से लेकर 150 तक के जो भी प्रश्न हैं ये स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूची दी गई है, स्वास्थ्य दशा और प्रथम उपचार, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि बात हो रही है हीट तापी ऐठन अगर हो रहा है तो इसमें क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो रहेगा जो ए विकल्प है, इसका दूसरा जाएगा। नमकीन जल दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि साल्ट की कमी हो जाती है बॉडी में। तापाघात में क्या होगा? शीतल जल से स्नान कराना। और अगर 1% जो है बर्न है तो ठंडा पानी लगाना। और बाकी जो है अगर विषधारी मतलब कोई सर्पदंश हो गया है तो रक्तबंध लगाना। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये आपका सुमेलित है, ठीक है ना। बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, कब दी जाती है ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब था विकल्प डी, ठीक है। टीबी से बचाव के लिए दी जाती है, विकल्प डी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के निदान का सबसे अच्छा तरीका है बलगम परीक्षण, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। शिशु मृत्यु निम्नलिखित में किसको कहते हैं? तो मतलब ये होता है ना कि शिशु के जन्म से 1 वर्ष के अंदर की मृत्यु को कहते हैं शिशु मृत्यु, यानी कि विकल्प सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था की पूर्ण अवधि में आयरन और फॉलिक अम्ल की टिकिया लेने की न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों ये है 100, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन का अंश कितना होता है? तो ये कितना होता है आप बताना जरा। सही जवाब क्या बनेगा इसका? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है विकल्प सी 15 ppm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे को कब दी जाती है? तो विटामिन ए की दोस्तों जो पहली खुराक है ये दी जाती है 9 माह की उम्र पर, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोग में कौन विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो यक्ष्मा, खंडित मनस्कता, आंत्रज्वर और पोलियो में सही जवाब बनेगा पोलियो, ठीक है। तो 108 का डी करेक्ट है। 109 में आते हैं। तो विटामिन सी की अल्पता से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी नामक रोग। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है तो कितनी जनसंख्या पर ये होता है? तो सही जवाब है 30,000 जनसंख्या पर, विकल्प ए आपका करेक्ट है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पलंगों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर जो बेड होते हैं कितने होते हैं? तो ये 30 होते हैं, विकल्प बी आपका करेक्ट है, 111 का बी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के बाद केवल स्तनपान प्रारंभ करने का सबसे उपयुक्त समय? तो 1 घंटे के भीतर होना चाहिए ये, विकल्प ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे आप तो चपटी अस्थि कौन सी होगी? चपटी अस्थि 113 में जो पहला ही विकल्प है ये आपका करेक्ट है। चपटी अस्थि जो है करोटी होती है, ठीक है। और लंबी अस्थि हाथ और पाँव का, लघु अस्थि जो होता है ये उंगली और अंगूठे का होता है, और परसु का पिंजरा ये वक्ष का होता है। तो ये आपका पहला विकल्प आपका मैच हो रहा है। तापाघात पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षणों में कौन नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट फाउंड इन विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक? तो इसमें दोस्तों पसीना नहीं होता है, विकल्प सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक स्वयंसेवी आशा रखी जाती है कितनी जनसंख्या पर? तो इसका आंसर बनेगा 1000 जनसंख्या पर, विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि क्वासरकोर नामक जो रोग होता है
तो भोजन में किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। विकल्प ए इसका करेक्ट है, 116 का ए। कुएं के पानी का जो मतलब विसंक्रमण किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट से होता है। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला है मानव हृदय निर्मित होता है, तो आपको पता है दोस्तों 2 आलिंद और 2 निलयों से। विकल्प बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो 118 का जो बी है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचीबद्ध मानव अंगों में कितने अयुग्मित होते हैं? तो अयुग्मित दोस्तों कौन से रहेंगे? वृक्क, हृदय, फुसफुस, मस्तिष्क, यकृत, गर्भाशय, वृषण, अंडाशय। तो इसमें 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गर्भाशय और आहारनाल एक एक रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है? ये होता है मुख्य सेविका करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है यूनिसेफ, यानी कि विकल्प ए सही है। भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परिवार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में किसके बचाव और रोकथाम के लिए करती है? तो HIV एड्स। विकल्प बी सही है। सामान्य वयस्क मानव का रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? तो ये होगा 120/80, ये आपका करेक्ट है। कौन मानव अंग औषधियों तथा अनेक विषैले पदार्थों के निर्विषीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 124 का सी यकृत। 124 का सी यकृत, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के माहवारी चक्र की आवर्तता होती है 28 दिन। विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला है सगर्भता काल होती है वह अवधि, यानी कि क्या आप कह रहे हैं कि सगर्भता काल कौन सी अवधि होती है? तो निषेचन से जन्म तक। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये देखिए आपका दुग्ध दांत वाला आ गया है। इसके अलावा मोलर्स मतलब दांत से संबंधित यहाँ पर सब चीज़ें हैं। अग्र चौवर्णक स्वाद ग्रंथियाँ, तो इसमें 127 का जो आंसर विकल्प ए है यही करेक्ट है। मतलब दुग्ध दंत अंशकालिक दंत होते हैं, बाद में ये क्या होता है गिर जाते हैं। और चौवर्णक जो होते हैं ये बुद्धि दांत माने जाते हैं। अग्र चौवर्णक के होते हैं दोस्तों आपको पता ही है, ये एक मूल होते हैं, यानी कि एक ही बार आते हैं। और इसके बाद देखिए स्वाद ग्रंथियाँ, ठीक है ना। तो स्वाद ग्रंथियाँ ये जीवा में होती हैं। ये आपका मैच हो रहा है। पाचनावधि में खाद्य पदार्थों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है एंजाइम के द्वारा। विकल्प बी करेक्ट है। मदिरा के अतिशय उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होगा यकृत का सूत्रण रोग, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है कब? तो देखो फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है उसको 9 महीने के बाद दिया जाता है खसरे का टीका। एक 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का वजन लगभग दुगुना हो जाएगा 6 माह में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसमें मृत्यु की संभावना 100% मानी जाती है? तो अगर टिटनेस हो गया तो माना जाता है कि मृत्यु हो जाएगी। हैजा का उद्भवन काल कितना होता है? ठीक है, ये प्रश्न बड़ा अच्छा था और पूछा गया था कि उद्भवन काल, तो सही जवाब है कुछ घंटों से 5 दिन तक, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। मोतियाबिंद, त्वचा सूत, पेप्टिक व्रण और फ्लोरेसी, ठीक है। तो इसमें जो विकल्प सी था ये आपका करेक्ट था। ए का 3 जाएगा। मोतियाबिंदु ये आंखों में होता है। इसके बाद त्वचा सूत त्वचा पर होगा। पेप्टिक व्रण जो है दोस्तों ये होगा आमाशय में। और फ्लोरेसी कहाँ पर होगा? तो फुफ्फुस में, ठीक है। ये आपको मैच करना था। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? उच्च रक्त शर्करा, अतिशय प्यास, अतिशय क्षुधा, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। मूत्र निर्मित होता है कहाँ पर? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 136 है इसका आंसर है ब्रिक में, ठीक है ना, किडनी में। अगला है मच्छर के लार्वा को मारने के लिए निम्नलिखित में कौन यहाँ पर मतलब आमाशयिक विष है? तो इसे कहते हैं पेरिस ग्रीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि एक सामान्य व्यक्ति की ऑक्सीजन आपूर्ति अवरुद्ध कर दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी कितने समय में? तो दोस्तों ये आंसर बनेगा आपका डी, 180 से 360 सेकंड के अंदर। अगला है फाइलेरिया के निदान के लिए रक्त का प्रतिदर्श लिया जाता है रात्रि में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंगों में कौन उदर गुहा का कक्षीय गुहा से पृथक करता है? तो 140 का सी हो जाएगा। तनुपट इसे कहते हैं, यानी कि डायाफ्राम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि कौन फुफ्फुसीय यक्ष्मा का अनिवार्य लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल सिम्टम ऑफ पल्मोनरी टर्बोक्लोसिस? तो 141 का जवाब बनेगा बी,
तीव्र सिर दर्द नहीं होगा, संध्या काल में ज्वर का चढ़ना ये हो जाएगा, रात्रि प्रसूदन हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ये सर दर्द वाला मैटर इसमें नहीं होता है। कैंसर संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे केवल वृद्ध व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होते हैं। कौन सत्य है? कौन सत्य है? भारत में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण है केवल वृद्ध व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होते हैं। आयु बढ़ने के साथ कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। केवल कुछ ही अंग कैंसर से प्रभावित होते हैं। तो कैंसर संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? 142। तो दोस्तों यहाँ पर होगा कि आयु बढ़ने के साथ कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में ORS का वितरण किया जाता है, क्यों? तो आंसर बनेगा विकल्प बी, दस्त के नियंत्रण के लिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो विषाणु का ज्ञातव्य भंडार। तो दोस्तों ये होता है ज्ञातव्य भंडार पोलियो विषाणु का मनुष्य। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, 145 का डी। फिर क्वेश्चन था कि कौन सा यौन संपर्क द्वारा फैलता है? तो सुजाक, गोनोरिया रोग। बाल्यावस्था में डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग? तो रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन सी। और किस रोग को सामान्य जन मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों मोतीझरा ये आंत्र ज्वर कहते हैं इसे। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, आंत्र ज्वर जिसे आप टाइफाइड कहते हैं। डेंगू प्रसारित होता है तो आपको पता ही है एडीज के द्वारा। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम आयु के अधिकांश बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है? निमोनिया भी है, शिशु टीकाकरण से बचाव वाली बीमारियां भी हैं, दस्त तथा कुपोषण। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है बड़ी मुश्किल से मिला था। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई भी डाउट है तो आप पहला कमेंट चेक कर लेना, मैं वहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अगर आपको तैयारी करनी है इस पूरे एग्ज़ाम की तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। धन्यवाद।